नमस्कार बच्चों। भारत चीन युद्ध की संभावना के केस स्टडी पार्ट 2 में हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जैसे ही आपके केस स्टडी पार्ट सारे कंप्लीट हो जाएंगे 4 या 5, तो आप ना भविष्यवक्ता बन जाओगे। आपको सब कुछ पता रहेगा कि आगे होने क्या वाला है। तो ध्यान से मेरी बातों को सुनना, क्योंकि बेटा आप भी यही हो और मैं भी यही हूं, मैं कहीं भाग नहीं रहा हूं। 5 पार्ट पूरे होने दो ना, आप भविष्यवक्ता बन जाओगे कि अब चीन ये चाल चलेगा, अब चीन ये चाल चलेगा। ठीक है, युद्ध होना है ना, अभी देखो बॉर्डर पे है ना सेनाएं, ध्यान से सुनते हैं। ओके बेटा, अगर चीन की बात करो तो चीन जो है ना, इतना जो पार्ट है ना चीन का, वो काम का है। ठीक है, थोड़ा और कम कर दो, इतना काहे बढ़ा रहे हो। इतना जो पार्ट है ना चीन का, वो काम का है। यहां पे चीन की 96% जनता रहती है, बाकी पूरे पार्ट में चीन की केवल 4% जनता रहती है। उसका कारण यह है बेटा कि यहां पे चीन की मुख्य 3 नदियां हैं, एक पीली नदी येलो रिवर, एक यामजी नदी और एक पर्ल नदी। ठीक है, पीली नदी के किनारे है बीजिंग। बीजिंग चीन की कैपिटल, ठीक है, राजधानी। यहां पे यामजी नदी के किनारे है शंघाई, चीन का बहुत ज्यादा फेमस, ठीक है, शहर। यहां पे है हांगकांग और मोरक्को। ठीक है, तो चीन में क्या है बेटा कि यहां पे थोड़ा क्या है, नदियां हैं और जमीन जो है थोड़ा फर्टाइल है, तो एक सीजन इनका अच्छा चला जाता है, दूसरे में भी ये कुछ ना कुछ उगा लेते हैं। भारत जैसा सिस्टम नहीं है कि 3 फसलें भी उगा सकते हैं। यहां पे दूसरी फसल उग जाए किसी जमीन पे तो वो वरदान होता है इनके लिए। ठीक है, समझ में आ गई बात? ओके अब बेटा इसको मिटा देते हैं, ठीक है, क्योंकि मैं कुछ और बताना चाहता हूं। तो आपको समझ आ गया कि चीन जो है ना, मुख्यतः इस इलाके में बसा हुआ है पूरा चीन। ठीक है, बाकी तो ये इनका, ठीक है, दिखावा है। अब देखो बेटा, अगर आप 1700 ईस्वी की बात करो तो 1700 ईस्वी के पहले, 1700 ईस्वी के समय में अगर भारत की स्थिति बताऊं तो भारत में क्या है, भारत की बता देता हूं। भारत में कई सारे साम्राज्य एक साथ चलते थे, इधर पे ये वंश राज कर रहा है, इधर पे ये वंश। लेकिन चीन में ऐसा नहीं था बेटा। चीन में 1700 के पहले एक ही शासन था, वो था मिंग वंश का शासन। तो पूरे चीन में, चीन बेटा ये है, हाँ चीन ये है, मिंग वंश का शासन था यहाँ पे। 1700 के बाद मिंग वंश को उखाड़ के फेंक देता है क्या, जिंग वंश। ये क्यू को ना चाइना वाले जा बोलते हैं, क्यू को जा। तो जिंग वंश का शासन आ जाता है 1700 की ईस्वी के बाद। कई बार लोग जेड भी लगा देते हैं यहाँ पे। और जिंग वंश भी पूरा शासन करता है पूरे क्षेत्र पे। मतलब मेरे कहने का समझना आप, मेरे कहने का बेटा ये मतलब है कि भारत में जैसे कई सारे साम्राज्य एक साथ बनते थे, गुप्त वंश यहाँ पे है तो इधर मौर्य वंश है, इधर सिस्टम नहीं था ऐसा। इधर पे एक ही वंश एक टाइम पे रहता था। जैसे मिंग वंश है तो पूरा मिंग वंश, और थोड़ा सा प्रभाव क्या है मिंग वंश का, थोड़ा ऊपर ऊपर भी रहेगा, इधर थोड़ा सा, इधर साइड। जिंग वंश है तो जिंग वंश का भी थोड़ा सा इधर रहेगा, मेनली ये एरिया है। तो ये एरिया, ठीक है बेटा, ये एरिया, ठीक है। अब क्या है बेटा, धीमे धीमे समय बढ़ता है। 1800 ईस्वी आती है, अंग्रेज जब भारत को ना एकदम बर्बाद करने पे तुले हुए थे, वो चाय वाय मंगाते हैं। ठीक है, फिर धीमे धीमे क्या है, इन अंग्रेजों में और इनमें ना एक ओपियम वॉर होता है। ओपियम वॉर मतलब अफीम का, मतलब नशेड़ी लोग अफीम के लिए भी लड़े थे। वाह क्या बात है। हाँ, तो मतलब कहा नहीं जा सकता कुछ। बीच बीच में क्या है ना, धीमे धीमे जैसे ही समय बढ़ रहा था, ये 1700 की बात बता रहा हूं मैं, जापान वाले भी आके ना इनकी जबरदस्त ठुकाई कर देते। इतना मारा है जापानी ने, इतना मारा, गाड़ गाड़ के मारा है, फिटकर ही बना दिया मार मार के। ठीक है, अब धीमे धीमे क्या है ना, जिंग वंश कमजोर हो जाता है। कई सारे युद्ध लड़ता है तो जिंग वंश, फ्रांस से भी इनका युद्ध हुआ था, तो जिंग वंश अब कमजोर होने लगता है। और क्या है, जब कमजोर होता है शासन तो लोग आवाज उठाते हैं। लोग कहने लगे तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अब भैया धीमे धीमे क्या है, तानाशाही कमजोर होती जाती है और फाइनली 1912 में चीन आजाद हो जाता है। ठीक है बेटा, आजाद हो जाता है। अब यहाँ के चीन के जो लोग हैं बेटा, अब ये जो लोग हैं ये आवाज उठाते हैं, देखो राजाशाही खत्म हो गई, अब हम स्वतंत्र हैं, अब हम स्वतंत्र, राजाशाही खत्म हो गई, मतलब अब डेमोक्रेसी आएगी। सुनना, अब राजाशाही खत्म तो जनता का शासन आएगा। तो आवाज उठने लगती है यहां पे लोकतंत्र की, डेमोक्रेसी की। डेमोक्रेसी की मुख्यतः यहां पे आवाज उठने लगती है। ठीक है, ओके। अब क्या होता है बेटा, धीमे धीमे समय गुजरते गुजरते यहां पे कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं, कहते हैं नहीं, लोकतंत्र नहीं, देशभक्ति चाहिए, हमें देश को इकट्ठा करना है, देश को इकट्ठा। तो कम्युनिज्म वाले आ जाते हैं। अब
अब भाई क्योंकि चीन में कोई शासन नहीं है, अभी कोई शासन नहीं है, राजा तो चला गया, जिंग वंश तो खत्म, तो अब चीन में दो गुटों में महाभिड़ंत होती है, दो गुटों में बेटा महाभिड़ंत होती है। अब जो दो गुटों में महाभिड़ंत होती है तो एक दूसरे में वो लठ पे लठ मारते हैं, ठीक है, कई सारे लोग घायल होते हैं। और क्या है ना, कम्युनिज्म जो है ना वो सर चढ़ के बोलने लगता है चीन के लोगों में, हमें देशभक्ति चाहिए, पहले आजादी चाहिए थी, अब देशभक्ति चाहिए। उनको ये नहीं पता कि फिर से हम तानाशाही में वापस जा रहे हैं, बड़े खुश थे, ठीक है, अभी परेशान हो रहे हैं आजकल, ठीक है। तो अब क्या है, जब कम्युनिस्ट ज्यादा पावरफुल होते जाते हैं तो डेमोक्रेट्स को ना वो मारना शुरू कर देते हैं, मारना शुरू कर देते हैं। तो धीमे धीमे क्या होता है ना, 1949 तक डेमोक्रेट्स मुंह छुपा के अपनी जान बचा के चीन से 160 किलोमीटर दूर, 160 किलोमीटर दूर, ठीक है बेटा, 160 किलोमीटर दूर यहां पे शरण लेते हैं। कहां पे? ताइवान में। इस क्षेत्र को बोलते हैं आज हम ताइवान। तो अब बेटा दो चीन है आज की दुनिया में, एक चीन जो कम्युनिस्ट चीन है, साम्यवादी, एक लोकतंत्रशाही वाला है, वो है ताइवान। इसका नाम पता है ताइवान का पूरा क्या है? रिपब्लिक ऑफ चाइना, रिपब्लिक ऑफ चाइना। और इसका नाम पता है क्या है बेटा? इसका भी नाम चाइना है, इसका तो है ही, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, ये वाला चाइना है आज की डेट में। और ताइवान को बोलते हैं ओनली रिपब्लिक ऑफ चाइना, बोलते हैं ये वाला अच्छा चीन है, ये वाला बुरा चीन है, ठीक है। दो देश अलग अलग हैं लेकिन है एक ही, सोर्स उनका एक ही है। 1912 में शुरुआत एक ही जगह से की थी। तो ताइवान भी चीन का पार्ट है लेकिन कभी चीन के साथ मिल नहीं सकता, क्योंकि ये तानाशाही में बिलीव नहीं रखते ताइवान वाले। ताइवान वालों की सोच अमेरिका जैसी, भारत जैसी, ठीक है, इंग्लैंड जैसी फॉरवर्डिंग सोच है, नई सोच है इनकी, लोगों को फ्री करना, लोगों को आजादी देना, ये ताइवान की सोच है बेटा। यहां पे इन लोगों का बेड़ा गर्क है। अब 1949 तक जो डेमोक्रेट्स को हराया और कम्युनिस्ट शासन आया, वो उसमें लीडरशिप किसकी थी? माओ की। अब माओवाद की शुरुआत होती है, ठीक है। माओ जो थे ना, उनका देशभक्ति में बहुत ज्यादा बिलीव था। तो भाई देशभक्ति ना देश के अंदर की जाती है, देश के बाहर नहीं की जाती। लेकिन माओ को ना बड़ा शौक चढ़ा था कि लोग कम्युनिज्म में और विश्वास करें और विश्वास करें। जैसे हमारे गांधी जी थे ना, गांधी जी ने हमें शांति से रहना सिखाया। माओ ने कहा नहीं, दूसरों पे अटैक करो, दूसरों की जमीन कब्जाओ, ये साम्राज्यवादी आदमी था, ठीक है, जिसकी सजा आज चीन के लोग भुगत रहे हैं। बेटा चीन के लोग कभी बुरे नहीं थे और ना है। चीन का शासन जो है ना वो उनसे वो काम करवाता है। तो चीन के लोगों को कभी हेट मत करना, उनके शासन को हेट करना। ये बात मोदी जी स्पीच में बोलेंगे अगर युद्ध हुआ तो। ध्यान रखना मेरी लाइन को, मेरी लाइन को ध्यान रखना। अगर चीन भारत में युद्ध होगा तो मोदी जी ये लाइन बोलेंगे कि चीन के लोग बुरे नहीं हैं बेटा, मतलब मित्रों, देशवासियों, चीन के लोग बुरे नहीं हैं, चीन का शासन बुरा है। तो चीन के शासन को हेट करो, चीन को हेट नहीं करो। देखना आप, हाँ है तो गुजराती ना, ठीक है। तो 1949 में ना माओ का ना साम्राज्यवाद की नीति को ना आगे बढ़ाने की कोशिश जारी थी। अब देखो बेटा, इसके पैरेलल में ना एक बार मैं तिब्बत को ले लेता हूं। तिब्बत को जब 1912 में चीन आजाद हुआ तो क्योंकि क्रांतिकारियों ने आजाद कराया ना, कहीं बम विस्फोट कर देते, कहीं कुछ कहीं कुछ, तो तिब्बत जो है ना, तिब्बत बेटा, तिब्बत ये है, तिब्बत आज की डेट में, ठीक है, 40% भाग है पूरे चाइना का। क्षेत्रफल की दृष्टि से तिब्बत पूरे चीन का 40% भाग है बेटा। अगर दुनिया में तिब्बत स्वतंत्र देश होता तो क्षेत्रफल की दृष्टि से 10वें नंबर पे आता, ठीक है, आप समझ रहे हो मेरी बात। अब 1912 में जैसे ही चीन में जिंग वंश खत्म हुआ, अब तिब्बत को डर लगने लगा। तो तिब्बत के नेताओं ने प्रोक्लेमेशन किया, प्रोक्लेम करने को बोलते हैं उद्घोषणा करना। तो प्रोक्लेमेशन, उद्घोषणा की, क्या? कि वी आर अ स्मॉल इंडिपेंडेंट एंड रिलीजियस नेशन। मतलब उस समय तिब्बत का खुद का पासपोर्ट था, खुद की आर्मी थी, खुद का झंडा था, ठीक है, और खुद के अपने लॉ एंड ऑर्डर थे, सब कुछ था, और खुद की इंटरनेशनल ट्रीटीज थी, संधियां। तो तिब्बत उस समय पे देश था, ठीक है। अब तिब्बत ने 1912 में ये उद्घोषणा भी कर दी। अब तिब्बत हालांकि क्या है, बहुत छोटा देश था, 1-2 लाख लोग रहते होंगे उस टाइम पे वहां पे। अब क्या हुआ, जैसे चीन में ये सब धीमे धीमे बढ़ने लगा ना, तो बीच में 1935 आते आते जब चीन में लड़ाई चल रही थी ना,
तब यहाँ पे 1935 में दलाई लामा का जन्म होता है। ठीक है, जो आज के दलाई लामा है। दलाई लामा क्या है, जैसे हमारे यहाँ शंकराचार्य होते हैं ना धर्मगुरु, तो दलाई लामा क्या है, वहां के स्पिरिचुअल गुरु हैं, धर्मगुरु हैं। लेकिन साथ में हमारे यहाँ क्या है, शंकराचार्य अलग हैं, मोदी जी अलग हैं। मोदी जी देश के नेता है, शंकराचार्य धर्म के। लेकिन वहां पे ऐसा नहीं है, वहां पे जो धर्म का नेता होगा वही देश का नेता होगा, तिब्बत का नेता। तो दलाई लामा स्पिरिचुअल गुरु भी हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव लीडर भी वही हैं तिब्बत के। ठीक है, दलाई लामा। हाँ, ओके। 1935 में दलाई लामा का जन्म होता है और 1950 में उन्हें लामा की पोजीशन पे रख दिया जाता है। 15 साल की उम्र में मात्र लामा तिब्बत पे रहते। क्यों? देखो बेटा, अब कॉमन चेन ऑफ इवेंट करना। 1950 में माओ अटैक करते हैं तिब्बत पे। माओ ने तिब्बत पे अटैक किया इसलिए कि तिब्बत की जनता भरोसा कर पाए तिब्बत पे। सॉरी, माओ ने, एक मिनट मैं फिर से बता दूं, माओ ने तिब्बत पे अटैक किया जिससे चीन की जनता का माओ में विश्वास बढ़े। ओ माओ देखो, तिब्बत भी अब हथियाने जा रहा है, हम देशभक्त हैं, यो यो। ठीक है, फिर क्या होगा बेटा, ये लोग अटैक करेंगे और फिर एक बीच में हॉल्ट कर देंगे 1951 में। 1951 में ये 17 एग्रीमेंट का एक पेपर साइन करने को बोलते हैं तिब्बतियों को, कि तिब्बत में देखो जितने जितने एरिया में हम हैं, इस समय तक इन्होंने 8000 तिब्बत की पूरी आर्मी, बेटा तिब्बत की पूरी आर्मी केवल 8000 सैनिकों भी थी, वो मार दी थी। तिब्बत के 8000 लोगों को मार दिया। अब कहने लगे देखो एक काम करो, तिब्बत को हम 2 पार्ट में बांटे दे रहे, इस एरिया में तो देखो चीन का राज रहेगा। देखो मैं डैश बना रहा हूं, इस एरिया में इन्होंने 8000 चीन के सैनिक मारे थे, तिब्बत के 8000 सैनिकों को माओ मारने के बाद बोलता है, और उसके बाद कुछ 50,000 लोग भी मरे थे तिब्बत के साथ में, कि देखो अब शांति की स्थापना करो, युद्ध करो बंद। ये एरिया हुआ हमारा बाहर का, और ये एरिया जो है तो हमारा ही, लेकिन हम इसमें आंतरिक दखल नहीं देंगे। तो चीन ने 1951 में मजबूर किया तिब्बत के लोगों को इस ट्रीटी को साइन करने के लिए। ट्रीटी माने होता है बेटा संधि। ठीक है, ओके। अब संधि के लिए इन्होंने साइन किया। अब तिब्बत के लोग नेता मजबूर थे तो उन्होंने साइन कर दिया। ठीक है कि भाई देखो, अब जो मारकाट हुई चाइना में, जो मारकाट हुई तब तक चाइना ने अपना ये सब इंतजाम भी कर लिया, तो अब चीन बढ़ता गया, तिब्बत इतने में सिकुड़ गया। ठीक है, इतने में सिकुड़ गया तिब्बत। ठीक है, अब भाई बात ये कह दी, माओ ने वादा किया था कि अब तिब्बत पे कोई दखल नहीं देगा। वो मतलब चीन तो है उसके ऊपर, लेकिन अंदर आके कुछ नहीं करेगा। आप स्वतंत्र रहो, लेकिन अगर कोई पूछे बाहर का कहां के हो, तो ये बोलना चीन के हैं, वैसे आप तिब्बत के हो। इतनी बात, इसे बोलते हैं ऑटोनोमस रीजन। ऑटोनोमस माने स्वतंत्र, एक अंदर की बॉडी जो पूरी स्वतंत्र हो किसी बाहर की बॉडी से। अब देखो बेटा, 1951 के बाद चाइना अपनी हरकतों में बाज नहीं आया। जब संधि हो गई तो तिब्बत के लोगों को लगा कि अब चीन रहम करेगा हम पे, लेकिन उसने क्या किया, उसकी सेना ने भारी अत्याचार करना शुरू कर दिया। ये सब माओ का प्लान था भाई। ये संधि करने का कारण ये था कि दुनिया इस पे हमला ना बोल दे, दुनिया का प्रेशर बढ़ रहा था, इसने संधि कर ली चाइना ने, माओ ने। अब क्या हुआ, 1959 तक जो तिब्बतियों पे अत्याचार किए, बेचारे कुल लाख ही तो थे, 1/5 तिब्बतियों को चाइना ने मार दिया। 10 लाख तिब्बतियों को चाइना ने मार दिया। 6 लाख डायरेक्ट मार दिए, 1-1.5 लाख सेना में जो थे वो मार दिए, कुछ संतों को मार दिया। ठीक है, कुछ 4-5 लाख तिब्बतियों को भूख से मार दिया, भूख से बंद कर देते थे खाना, भूखा मारा है, भूखा। ठीक है, उसके बाद ना और जानते हो ना तिब्बत के लोगों का क्या कॉन्सेप्ट है। दलाई लामा का आपके भी स्पीच सुनना, दलाई लामा ये बोलते हैं कि जो पैसा है ना, मनी, ये लालच लाता है लोगों में, पैसे को छोड़ो। और एक और चीज मैं बता दूं ना बीच में आपको, यहां पे है कैलाश मानसरोवर। यहां पे बेटा क्या है, कैलाश मानसरोवर। यहां पे कौन बैठते हैं, शिव जी। किसी भी शंकर जी के टीवी सीरियल में देखना, शिव जी का मेन काम होता है साधना करना। तो तिब्बत के जितने लोग हैं ना, वो सबसे ज्यादा साधना करते हैं, ओम वाली। समझ में आ रही बात?
मतलब ध्यान करना। शंकर जी जैसे ध्यान करते थे ना, ओम तो नहीं बोलते वो हालांकि, वैसे ही तिब्बतियंस हमेशा ध्यान में रहते हैं, मतलब शांति में वो बिलीव रखते हैं। और उनके धर्म में ना तिब्बतियंस एक स्पेशल एथनिक ग्रुप है। एथनिक का मतलब होता है जैसे हमारे यहाँ पे साउथ इंडियन अलग हो गए, हम लोग अलग हो गए, और वो नॉर्थ ईस्ट के लोग जो थोड़े मतलब असम के, वो तो एथनिक ग्रुप है, स्पेशल एथनिक ग्रुप, ठीक है। तो शंकर जी से इनका पूरा मैच खाता है सारा सिस्टम। आप अगर देखो शंकर जी के जो नंदी है ना, वो यॉक शेप में रहते हैं। यॉक एक जानवर होता है जो केवल तिब्बत में पाया जाता है, पहली चीज, पहला प्रमाण। दूसरा, तिब्बत के लोग साधना उसी तरीके से करते हैं जिस तरीके से शंकर जी करते हैं, ठीक है। तिब्बत के जो रिलीजियस लोग हैं साधना बहुत ज्यादा करते हैं, मतलब ध्यान। चौथी चीज, अगर आप किसी सीरियल में नंदी के साथ जो गण खड़े रहते हैं ना, शिव जी के गौण, उनके आप पहनावे देखना टीवी सीरियल में, वो बिल्कुल तिब्बत के एथनिक ग्रुप के लोगों से मिलते हैं। शिवजी जो आभूषण पहनते थे ना, वैसे ही आभूषण आज भी तिब्बत के लोग पहनते हैं जो इंडिया में 1.5 लाख रह रहे हैं। तो ये तो शंकर जी की धरती थी भाई, ठीक है। इस पे क्या हुआ, ठीक है, शिव जी की जय हो। अब देखो भाई, 1951 से 1959 तक इन्होंने जो तिब्बतियों पे अत्याचार किए, ठीक है, अत्याचार किए इन्होंने, तो तिब्बतियों के जो गुरु लोग थे ना, वो प्रोटेस्ट करने लगे। तो उनको ना पब्लिकली बीच बाजार में जाके उनकी नाक काट दी जाती थी। मतलब ऐसे नाक कटने में बदनामी नहीं, ओरिजिनल खंजर से। उनके कान काट दिए जाते थे, उनके हाथ काट दिए जाते थे, और उनको शू पहना के जूते पूरे बाजार में घुमाया जाता था उनके गुरुओं को। तो तिब्बती जो एथनिक ग्रुप है ना, उसका हैरेसमेंट चाइनीज ने इतना किया है ना, इतना किया है, इसका लेवल नहीं है बेटा। मैं आपको बता दूं, 9000 तिब्बतियंस ने, जो शांति में विश्वास रखते हैं, 9000 से ऊपर तिब्बतियंस ने 1951 से 1959 तक आत्महत्या की थी, सुसाइड किया हुआ है, ठीक है। तो अगर अब आप बात करो 1959 में, जब प्रेशर बढ़ता है चीन का, चीन नहीं मानता है, चीन घुसता चला जाता है, ठीक है, तो आखिर में वो मांगता है दलाई लामा को कि दलाई लामा को हमें दो। और लोग ये सोचते हैं कि अगर दलाई लामा की बेइज्जती हुई, क्योंकि अब दलाई लामा जो है, ठीक है, यहाँ पे हो गए होंगे करीब 15 और 9, ठीक है, करीब 24 साल के। तो दलाई लामा जो है ना, वो उनके भगवान थे। बेसिकली तिब्बतियंस जो है ना, बुद्ध को मानते हैं। शंकर जी को तो मैंने आपको कंपैरिजन करके बताया है, बुद्ध को मानते हैं। तो दलाई लामा को बुद्ध का स्वरूप मानते थे, उनके महागुरु होते हैं, ठीक है। तो अब दलाई लामा को जैसे ही चीन वाले मांगते हैं, तो तिब्बतियों के मतलब होश उड़ जाते हैं। तो तिब्बती भाग के 80,000 तिब्बती भाग के इंडिया में शरण लेने आते हैं 1959 में। और 1959 में आते हैं तो चीन इतना चिढ़ जाता है कि 1962 में हमसे लड़ाई लड़ता है, फिर एक छोटी सी लड़ाई लड़ता है 1967 में। क्योंकि दलाई लामा के आने के बाद, दलाई लामा जैसे ही भारत आए भाग के, आज हिमाचल प्रदेश देखो आप, वहां पे ये जैसे धर्मशाला है, यहाँ पे बुद्धिस्ट रहते हैं उनकी, देखो मैं आपको बता देता हूं, ये लोग हिमाचल में रहते हैं। हिमाचल में एक जगह है मैक्लोडगंज, मैक्लोडगंज में डिसिप्लिनरी एनवायरनमेंट है। मतलब भारत ने जो भागे हुए 80,000 तिब्बती हैं, जो 1.5 लाख लोग हैं, उनके लिए जगह तो दी ही दी, और ये बोला कि हम यहाँ पे दखल नहीं करेंगे, हमने उन्हें पूरी इंडिपेंडेंस दे रखी है। वहां पे आप जाओगे ना मैक्लोडगंज में, तो कुछ नियम आपको बताए जाएंगे, क्योंकि ये तिब्बती लोग रह रहे हैं तो ऐसे शांति से रहना, उनको शांति बहुत ज्यादा पसंद है, हम इतना रिस्पेक्ट करते हैं तिब्बतियों का। और चाइनीज को देखो, मतलब चाइनीज शासकों को, कम्युनिज्म को देखो, हमने पता है क्या किया है। तिब्बत की सरकार पता है बेटा कहां पे चलती है? इंडिया में, हिमाचल प्रदेश में। ये गवर्नमेंट ऑफ एग्जाइल है, गवर्नमेंट ऑफ एग्जाइल। एग्जाइल का मतलब ये है इनको बाहर निकाल दिया गया, इन्होंने हमारे यहां असाइलम लिया है, ठीक है, रेफ्यूज लिया है, ठीक है, ये माइग्रेट होके आए हैं। तो ये हमारे यहाँ पे आए हैं मेहमान बन के, तो ये जाएंगे बाद में तिब्बत, इनका ऐसा मानना है। तो ये अभी तिब्बत की जो सरकार है ना, तिब्बत की सरकार अब तिब्बत में नहीं चल रही है, तिब्बत की सरकार अब यहां चल रही है हिमाचल में, हिमाचल में चल रही है। हिमाचल में इनकी सरकार है, इनके मंत्री हैं, तिब्बत के लिए कर कुछ नहीं पा रहे, लेकिन कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से। सरकार है, इनके मंत्री हैं, और इनकी मतलब प्रॉपर लीडर्स हैं, पॉलिटिकल लीडर्स, मतलब मिनिस्टर्स वगैरह हैं इस तिब्बत के लिए,
कि इस तिब्बत का क्या कैसे क्या, समझ रहे हो ना। और अपना खुद रहते हैं शांति से, किसी को परेशान नहीं करते, ठीक है, और इंडिया को बहुत ज्यादा मानते हैं। और दलाई लामा ने ये भी बोला है कि हम भारत के पुत्र हैं। अब बीच में एक और स्टोरी सुन लो, ये वॉर खत्म होने के बाद की बात बता रहा हूं मैं, वॉर खत्म होने के बाद की बात, क्योंकि वॉर को बीच में मैं अगले सेशन में लाऊंगा। और ये वॉर में ना कुछ मैं ऐसा बताऊंगा कि हम चीन युद्ध कभी हारे ही नहीं थे। जो हमें बोला जाता है ना चीन का युद्ध हम हारे, युद्ध हम हारे, बेटा हम हारे नहीं थे। कल 15 मिनट का वीडियो देख लेना, आपको पता चल जाएगा। ये तो हमारे साथ धोखा हुआ था। हम चीन का युद्ध नहीं हारे हैं, बस आपको केवल कल 15 मिनट देखना है, आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो इसके बाद क्या होता है, ये सब युद्ध विद्ध के बाद, ठीक है, क्योंकि देखो 1959 में जब दलाई लामा बाहर आते हैं भारत में तिब्बत से शरण लेने, तो यहां पे ना चीन और भारत में वही सब स्कफल्स होने लगते हैं। चीन और भारत की सेना में जो आज हो रहे हैं वही स्कफल्स होने लगते हैं, मतलब झगड़े। और वो 1959 की इनके शरण लेने के बाद से शुरू होते हैं, 1962 तक चीन अटैक कर देता है। समझ आ रही मेरी बात। तो चीन का कहना यह है कि तुम दलाई लामा को रखे हो इसीलिए हम तुमसे चिढ़ते हैं। समझ आ गई बात। ओके, अब देखो ये सब युद्ध विद्ध हो जाते हैं। इन युद्धों को ना मैं कल एक्सप्लेन करूंगा आपको, अभी मैं बता देता हूं। इसके बाद दलाई लामा क्या करते हैं कि भाई अब ऐसे तो चलेगा नहीं, क्योंकि दलाई लामा, हर कोई आदमी इंसान है, मैं भी हूं, तो मैं भी एक बार भगवान के को प्यारा होऊंगा। तो दलाई लामा को ये डर है कि मेरे बाद क्या होगा। तो दलाई लामा ने बीच में क्या किया, एक पंचन लामा चुने। बेटा पंचन लामा क्या होता है, बुद्धिज्म में पंचन लामा क्या करता है, अगले दलाई लामा को चुनता है, अगले दलाई लामा को चुनता है। तो दलाई लामा ने एक पंचन लामा चुने, एक तिब्बत में पंचन लामा चुने, एक 6 साल के लड़के को पंचन लामा चुना कि आगे जाके मेरे बाद ये नया दलाई लामा चुनेगा। पंचन लामा क्या करेगा, दलाई लामा को चुनेगा अगले वाले, ठीक है, जो ये वाले दलाई लामा है ना, इनके बाद। चीन ने पता है क्या किया, उस 6 साल के बच्चे को तो उठाया, उस 6 साल के बच्चे को ले गए, उसके पूरे परिवार को ले गए, घर का नामो निशान मिटा दिया, और वहां पे दूसरा दलाई लामा, वो दूसरा पंचन लामा रख दिया जो उनका पपेट है, जो उनके अनुसार चलेगा। तो पंचन लामा जो है ना, उन्होंने पूरा बदल ही के रख दिया। एक नया लड़का ले आए, नया परिवार ले आए। मतलब जैसे हम चीजों को मतलब वैसे नहीं करते कि एक ऐप है, ठीक है, उसको अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल कर दिया। तो इन्होंने रातों रात उस बच्चे को, 6 साल के बच्चे को, आज तक पता नहीं चला कि वो कहां गया। उस 6 साल के बच्चे को अचानक गायब कर देते हैं रातों रात। उसके परिवार को उठा ले गए, पता नहीं, आज तक नहीं पता चला कि वो बच्चा, वो परिवार कहां है, आज तक नहीं पता चला। उसकी जगह पे दूसरे रख दिए कि अब देखो पंचन लामा को हमने बदल दिया, अब देखो अब पंचन लामा से हम क्या है ना, दलाई लामा अपना चुनवाएंगे जो हमारी सुनेगा। अरे ऐसे थोड़े ना होता है भाई, एकदम का मतलब बोरिया गए हो, बोरिया है वास्तव में, अभी तो बोरिया ही स्थिति चल रही है इनकी, ठीक है। आपको बात समझ में आ गई। तो अब दलाई लामा ने बोला था कि भाई डेमोक्रेटिक वे से चुना जाएगा। जब ये पंचन लामा का खेल हुआ कि भाई उन्होंने पूरा परिवार ही उठा लिया पंचन लामा का, और पंचन लामा उनके मतलब नए बुद्ध माने गए थे। बताओ, ऐसा करते हैं ये लोग दूसरों के धर्म के साथ। तो अब क्या है, अब ये है कि दलाई लामा ने ये बोल दिया कि अब डेमोक्रेटिकली चुना जाएगा, अब चुनाव होगा अगले दलाई लामा के लिए। तो अब जो भी प्रक्रिया है वो आगे होती रहेगी। कल मैं आपको इंडो चाइना वॉर के बारे में बताऊंगा। 2 स्टेप में हुआ है, एक 1962 में हुआ है, एक 1967 में हुआ है। तो आप उसको ध्यान से सुनना। अभी के लिए थैंक यू, धन्यवाद।